अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को, इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है ये मैं समझा चुका हूँ। और फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो, आप उसे कन्वर्ट कर दें, उसको सॉल्व करके बना लें। ये भी कह सकते हैं किस चीज़ में बना लें, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने उसकी फैक्टराइजेशन ही की है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेसिकली ये भी एक तरह की फैक्टराइजेशन ही है, क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में। तो इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और इसके लिए अक्सर आइडेंटिटीज़ की भी मदद लेते हैं, अक्सर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं या जिसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं चीज़ों को फैक्टराइज करने में। ये मैं डिटेल से एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 3 में समझा चुका हूँ, वो वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख लें, आपको ये चीज़ें और भी अच्छे समझ आएंगी। तो हमने भी यहाँ पर इन सारी एक्सप्रेशंस को इसी तरीके से इस फॉर्म में बना के दिखाना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट हो जाए। टू भी हो सकती हैं, टू से ज़्यादा एक्सप्रेशन भी बन सकती हैं। तो अब यहाँ पे ए पार्ट जो है हम इससे स्टार्ट करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और उसी पैटर्न के ऊपर उसी मेथड के जरिए हम बाकी वालों को भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो आपको यहाँ पर पार्ट नंबर ए नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 63y स्क्वायर। इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती और उसकी रीज़न ये है कि आइडेंटिटी अप्लाई होने के लिए, जिनको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर को आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे एटलीस्ट दो ऐसी एक्सप्रेशन आपको नज़र आनी चाहिए थी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होती या किसी चीज़ का स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती, होल स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती, जो कि एक्स स्क्वायर के अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा या मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। और मिड टर्म ब्रेक मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि मिड टर्म ब्रेक मेथड इस्तेमाल करने से पहले कि जो जितनी भी एक्सप्रेशन यहाँ पे नज़र आ रही हैं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। जैसे आप देखें इधर एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कह लें, लेकिन जस्ट बेस में पढ़ रहा हूँ कि एक्स लिखा हुआ है, 2 के साथ भी x है लेकिन 63 के साथ x नहीं, यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है x के हवाले से। पहले वाले में y है नहीं, लेकिन बीच वाली में और लास्ट वाली टर्म में y है, तो यानी इन दोनों में y है, फर्स्ट वाले में y नहीं, यानी y भी कॉमन नहीं है। और नंबर के केस में देखें तो फर्स्ट वाले के साथ तो एक्स स्क्वायर का तो कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जिसको आप कहेंगे कि 1 है। कुछ कॉफिशिएंट ना हो तो इसको बोलते हैं 1। और बीच में 2 है और एट द एंड 63 है। तो ये तीनों के तीनों किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, यानी इनके नंबर्स के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन ना हो तो आपने अगली स्टेज पे जाना है, अगले स्टेप पे जाना है कि अब इसमें कॉमन कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये पहले ही बिल्कुल सही फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, स्क्वायर वाली टर्म पहले नज़र आ रही है, बीच में सिंपल वेरिएबल वाली टर्म है, एंड पे भी स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे लिखी हुई, इससे कोई इशू नहीं है, ये इसको हम प्रॉपर फॉर्म ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपने जो है वो बाकी स्टेप्स अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 3 में भी समझाए थे कि आपने क्या करना है। जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, जिस तरह ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका कॉफिशिएंट देखना क्या है, इसका कॉफिशिएंट है 1। इस 1 को आपने इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने अभी इस वेरिएबल को छोड़ दें, वेरिएबल का कोई इशू नहीं है, आप जिस नंबर पे फोकस करें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 63, और इसका साइन ज़रूर पढ़ना है जो कि है नेगेटिव 63। तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 63 से, नेगेटिव 63 से। तो देखिए 1 को नेगेटिव 63 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, नेगेटिव 63 आता है। अब आपने दो चीज़ें वेरीफाई करनी है और यही आपको हेल्प करेंगी इसको फैक्टराइज करने में। क्या वो दो चीज़ें हैं कि आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी नेगेटिव 63 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप ऐड करें, ठीक है, तो आपको मिड टर्म मिले, मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म का मतलब ये जो बीच में लिखी हुई है प्लस 2xy, इसमें आपने वेरिएबल्स को छोड़ देना है, जिस कॉफिशिएंट पे फोकस करना है वो है पॉजिटिव 2। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव 2 मिले,
ठीक है। अब ये बहुत आसान है देखना, आपने देखना है कि 63 किस नंबर पर डिवाइड होता है, या आप इसको आसान उर्दू में कह लें किस टेबल पर आता है। तो आपको पता है 63 9 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 9 7 टाइम्स 63 होता है। तो अगर हम 9 और 7 को यहाँ पे चूज़ कर लें और उन पे ये दोनों स्टेप्स वेरीफाई करके देखें, तो क्या पता वो हो जाए। नहीं होंगे तो हम कोई डिफरेंट नंबर ट्राई करेंगे। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ कि एक नंबर 9 और एक नंबर 7 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 9 7 टाइम्स कितना होता है 63। अब इशू ये है कि 9 7 टाइम्स 63 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 63 चाहिए, और 9 और 7 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव 63 आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई हुई है, आपने यहाँ पर देखना है कि जो आपकी मिडिल टर्म थी जो कि 2xy था, उसके पीछे कौन सा साइन है, उसके पीछे प्लस का साइन है। तो इन दोनों नंबर्स में जो आपने यहाँ पे चूज़ किए होंगे, जो बड़ा नंबर है उसके पीछे प्लस लगा दीजिएगा। यहाँ पे 9 सबसे बड़ा नंबर है 7 के लिहाज से, तो इसके पीछे पहले से प्लस लिखा हुआ है, ना भी नजर आए आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव ही है। ये आपने साइन यहाँ पे लगा के देखना है कि अब चीज़ें सेट हुई हैं या नहीं। तो अभी भी देखें कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि +9 को +7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अभी भी पॉजिटिव 63 आएगा, नेगेटिव 63 नहीं आएगा। अगर इस साइन लगाने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े, तो जो दूसरा नंबर है 9 के अलावा यानी 7, उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये पॉजिटिव 7 है, तो इसको हम क्या बना देंगे -7। और अब चेक करें तो प्लस माइनस माइनस और 9 7 टाइम्स 63, यानी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। पहला स्टेप वेरीफाई हो गया कि पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 7 एक ऐसा नंबर मिला है जिनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 63 आता है। अब इन्हीं दो सेम नंबर को इन्हीं साइंस के साथ नीचे भी यूज़ करके देखना है कि क्या इन दोनों को ऐड करके +2 आता है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +9, आप प्लस लिख भी सकते हैं, पीछे ना भी लिखे तो भी इशू नहीं है, और यहाँ पे लिख दूँ -7, और इसको मैं सॉल्व करके नीचे आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो ईजी है, 9 प्लस और ये -7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 - 7 कितना होता है 2। तो देखिए आपको 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब आपको दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -63 आता है, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो मिडिल टर्म यानी +2 मिलती है वेरिएबल हटाकर। तो अगर ऐसे आपको नंबर्स मिल जाएं, आपकी फैक्टराइजेशन एक तरह की हो गई है, आपने उसको एक तरह का सॉल्व कर लिया। अब जस्ट उसको लिखना है और कॉमन ही निकालना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इस x² को वैसे का वैसे, अब 1x² भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम ही है। x² वैसे का वैसे, ये पहला वाला नंबर जो कि +9 है, +9, इसके साथ यही वेरिएबल लगाएंगे जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ लिखे में 2 के साथ xy लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ भी हमेशा वही वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी यहाँ भी xy यूज़ करेंगे। अगला नंबर -7, तो आप -7 यूज़ करेंगे, इसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, xy यूज़ करेंगे, और आखिरी वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ आपने वैसे ही नोट डाउन कर लेनी है। तो देखें ये हमने नोट डाउन कर ली। अब अगला काम है पेयर करना है और इनमें से कॉमन निकालना है, यानी इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है, इन दो टर्म्स में से कॉमन ढूंढना है अगर है तो, ठीक है। अब देखें x² लिखा हुआ है और इधर 9xy लिखा हुआ है, दोनों में x तो आ रहे हैं, इधर भी x है और इधर भी x है। तो याद रखिएगा जब वेरिएबल्स के अंदर आप कोई चीज़ कॉमन निकाल रहे हो तो आपने देखना है किस वेरिएबल पे छोटी पार है, यानी इधर भी x की वेरिएबल है, इसके ऊपर पार्ट 2 है, इस x के ऊपर कोई पार्ट नहीं यानी 1 है। तो जिस पे छोटी पार होगी उसको आप ऐसा कॉमन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे x को एज कॉमन लिख सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स के केस में तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 9 और 1 में तो कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, उसको लिखने की बाहर ज़रूरत नहीं है अभी। तो जस्ट 9 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इधर y मौजूद है, पहले वाले में y है ही नहीं, तो दोनों में होता तो कॉमन लिखते, तो इसलिए और भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी ब्रैकेट शुरू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब x² का मतलब था 2x, आपको समझाने के लिए। एक x बाहर आ चुका है तो अंदर कितने बचेंगे, 1, प्लस 9xy में 9 तो कॉमन नहीं आया, उसको वैसे ही लिखें। ये वाला x एग्जैक्टली बाहर है, बिल्कुल इसी जैसा बाहर है, तो इधर x अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y बचा, y तो कॉमन नहीं आया बाहर, उसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा y। तो जो चीज़ बाहर आई होती है उसको नहीं लिखते, और अगर कोई चीज़ बाहर आई हुई है और उसकी पार यहाँ पे बड़ी है, जिस तरह आप देखें इधर x² था, x बाहर मौजूद था कॉमन के तौर पे, तो आपने जो इसकी पार के लिहाज से देखना है, ये 2x थे यानी 2 बार x था, x टाइम्स x था, तो एक x अगर बाहर आ चुका है तो एक x आपको अंदर लिखना पड़ेगा। और अगर एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ बाहर मौजूद है तो फिर आप अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे आप इस वाली x⁻1 को देखें, ये एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, मतलब जितनी पार यहाँ पे थी उतनी पार वाला x बाहर मौजूद है, तो अब 9 के साथ x नहीं लिखेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं उसको पहली टर्म से भी डिवाइड करें, दूसरी टर्म से भी डिवाइड करें, और जो आंसर आए वही ब्रैकेट में लिखें, तो वो भी आप देखिएगा x + 9y ही आएगा। आगे चलते हैं, नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 63। आपको पता है 7 और 63 दोनों जो हैं एक ही टेबल पर आते हैं, यानी 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 63 भी आता है। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, उसी को कॉमन लिखते हैं, और सबसे बड़ा नंबर 7 ही है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है 7 1 टाइम 7 होता है, 7 9 टाइम 63 होता है, 7 इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 7 आप बाहर कॉमन के तौर पर लिखेंगे।
एक कॉमन तो ये हो गया नंबर्स में। अब वेरिएबल्स की बात कर लें, x यहाँ पे लिखा हुआ है 63 के साथ नहीं है तो इसको तो कॉमन नहीं लिखा जाना चाहिए। इधर देखें यहाँ y है, y के ऊपर पार 1 है, इधर y के ऊपर पार 2 है, तो जब दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं और उनकी पार का फ़र्क हो तो छोटी पार वाले वेरिएबल को आप कॉमन लिखेंगे, यानी y रेज़ टू पावर 1 को आप बाहर क्या लिख लेंगे, कॉमन, और ब्रैकेट आप लगाएंगे। अब देखें 7 और y एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम बाहर मौजूद है, सेम उनकी पार्ट्स वगैरह सब चीज़ें सेम है, तो 7 और y को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या बचा x, तो x आएगा। और जब भी बाहर नेगेटिव का साइन आपने लिखा हो ब्रैकेट के बाहर और आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो अंदर साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 का टेबल पढ़ना है 63 के सॉल्व करने के लिए, तो 7 9 टाइम 63 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9। वाई स्क्वायर में से आप देखें ये सिमिलर बाहर y नहीं है, बाहर जो है वो y की पावर 1 है और इधर y की पावर 2 है, जिस बिल्कुल x स्क्वायर की तरह जिस तरह यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे 2 y हैं एक तरह के, एक y बाहर मौजूद है, तो एक y को जस्ट 9 के साथ लिख लेंगे, तो ये हो गया x प्लस 9y। और मैंने आपको ये रूल बताया हुआ है कि जब ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन सेम बने इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक किया, अगर ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन सेम ना बनती तो इसका मतलब होता फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ सेम आई है इसको एक दफ़ा लिख लें, यानी हमेशा जो चीज़ सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, यानी x प्लस 9y को एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो चीज़ बच जाती है उसको भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे। बचा क्या है, x और माइनस 7y, इसको भी ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लेंगे, x माइनस 7y। तो देखें हमने अपनी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर लिया, तो इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब है हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। मैंने कोशिश करी है इसको डिटेल से समझाऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब मैं बाकी क्वेश्चन में डिटेल कम करूंगा, आप इस क्वेश्चन को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं बाकियों को भी समझने में, तो बाकी क्वेश्चन को मैं ज़रा स्पीडली सॉल्व करूँगा। तो आइए चलते हैं अब इसके अगले पार्ट पर। तो अब मेरे पास यहाँ पर पार्ट नंबर ए है, तो सेम जो बाकी चीज़ें मैंने भी आपको जो है बताई थी, सॉरी ये ए पार्ट नहीं है, ये बेसिकली बी पार्ट है, मैंने ए पार्ट बोल दिया, तो ये पार्ट नंबर बी है, ए तो कर चुके हैं। तो जो सेम चीज़ें मैंने आपको पार्ट नंबर ए में बताई हैं वही हमने यहाँ पर भी फॉलो करनी है। आप देख सकते हैं जल्दी से कि इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर पहले कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर एक्स लिखा हुआ है, इसमें भी एक्स आ रहा है लेकिन इधर एक्स नहीं आ रहा, तो तीनों में होना चाहिए था। वाई इधर आखिरी वाली टर्म में भी है, बीच वाली टर्म में भी है, इधर स्टार्ट में नहीं लिखा हुआ, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 2, 5 और 3 तीनों के तीनों ही आपके पास एक प्राइम नंबर हैं, ये किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो इनमें नंबर्स में भी कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो कॉमन निकाल लेते हैं, उससे सवाल आसान हो जाता है। इसके अलावा इनका जो लिखने जो इनका आप कह लें फॉर्म है, जिस फॉर्म में लिखे हुए उसमें भी कोई इशू नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म पहले नज़र आ रही है, सिंपल टर्म जिसमें पावर 1 है आपको बीच में नज़र आ रही हैं, और एंड पे यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रही है। यूजुअली ये टर्म में भी स्क्वायर्स नहीं होते, मतलब आपने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ऐसी टर्म्स कम मिली हैं, लेकिन अगर ये आ भी जाएँ इससे कोई इशू नहीं होता, आप इसको भी मिड टर्म ब्रेक में सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बनेगा। यानी अब हमने अपने बाकी स्टेप्स करने हैं, वो क्या है कि जो पहला एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी हुई है आपके पास, इसमें कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली टर्म से, या लास्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट से भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर भी लिखा हुआ है, वरना यूजुअली कांस्टेंट यहाँ पे ज़्यादातर अपीयर होता है कुछ काफ़ी केसेस के अंदर। तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स 3, और 2 टाइम्स 3 क्या होता है 6। अगेन जब आपको ये नंबर मिल जाए, अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके सेम नंबर यानी 6 ही मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को जो आप ऊपर यूज़ करेंगे जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म का मतलब पॉजिटिव 5xy, इसमें वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, जस्ट कोफिशिएंट पे ध्यान दें, वो है पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव 5 मिले। तो ये बहुत आसान है, आपको पता है 3 2 टाइम्स 6 होता है, यानी जो नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं आप इन्हीं को यूज़ भी कर सकते हैं। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर 3 चूज़ करूँ और एक 2 चूज़ करूँ तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3 2 टाइम्स क्या होता है 6, और इन्हीं दो सेम नंबर्स को अगर नीचे लिख दूँ 3 और 2, तो 3 + 2 5 भी होता है। यानी आपको दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और उन्हीं दो को प्लस करके 5 आ रहा है, तो आपके लिए आसानी हो गई। अब आपने लिखना कैसे, जिस तरह पार्ट नंबर ए में मैंने आपको समझाया, आप लिखेंगे 2x², पहली टर्म वैसे ही, यहाँ से पहला वाला नंबर जो कि पॉजिटिव 3 है, आप पॉजिटिव 3 लिखेंगे, उसके साथ वही वेरिएबल यूज़ करेंगे जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ x और y दोनों हैं, तो आप भी यहाँ x और y दोनों लिखेंगे। अगला नंबर पॉजिटिव 2 है, आप पॉजिटिव 2 लिखेंगे, उसके साथ भी वेरिएबल के लिहाज से वही टर्म जो एंड पे लिखी हुई है, यानी वेरिएबल लिखा हुआ है x y, वही यूज़ करेंगे, और आखिरी में जो लास्ट वाली टर्म है इसको वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, यानी 3y²।
अब आपने क्या करना है, पेयर वाइज इनमें से कॉमन निकालना है, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का पेयर बनाना है, थर्ड और लास्ट टर्म में ये एक तरह का पेयर है, इनमें से कॉमन देखना है। तो पहले इन फर्स्ट 2 टर्म्स की बात कर लेते हैं। 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों प्राइम नंबर हैं, अपने अपने टेबल पर ही आते हैं, अपने आप ही डिवाइड होते हैं, तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है कॉमन जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो ये इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इधर लिखा हुआ है x², इधर लिखा हुआ है x, तो दोनों में x मौजूद है, तो जो छोटी पावर है उसको हम एज अ कॉमन लिखेंगे, यानी x⁻1 ये ऐसा वेरिएबल लिखा हुआ है जिसके ऊपर पार्ट छोटी है इस वाले x से, तो इसको आप एज अ कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन। y इस वाली टर्म में मौजूद है, सेकंड वाली में, फर्स्ट वाली में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो अब जस्ट ब्रैकेट्स लगानी है, 2 तो कॉमन नहीं निकाला तो वो वैसे ही लिखेंगे, x² में से आपने एक x कॉमन निकाला हुआ है तो एक x यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने कोई चीज़ कॉमन निकाली हो और उसकी पार आपके पास जिस तरह यहाँ पे 1 है और जो चीज़ अंदर लिखी हुई है उसकी पार 2 है, तो आपने एक पार जो बाहर लिखी हुई है उसको माइनस कर देना है, यानी 2 में से 1 माइनस कर दें तो क्या बचती है 1। तो देखिए अंदर सिर्फ 1 पार वाला x आया है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं रफली कि 2 x थे, 1 x बाहर है, तो इधर 1 x ही बचेगा, 1 x का मतलब इधर x के ऊपर पार 1 ही बचेगी। आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। x देखिए सेम, जो एग्जैक्टली बाहर सेम पार के साथ मौजूद हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे x⁻1 है, x⁻1 ही कॉमन है, इसको 3 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आता है y तो कॉमन ही नहीं आया तो इसको तो लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x + 3y। आगे चलते हैं, प्लस का साइन, इधर 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, अगेन बिल्कुल पहली 2 टर्म्स की तरह, x पहली टर्म के साथ है, 2 के साथ है, इधर 3 वाली टर्म के साथ नहीं है, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। y दोनों में आ रहा है, इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, तो छोटी पावर ये 1 है, तो इसको कॉमन लिख सकते हैं आप, यहाँ पे y की पावर 1 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट्स क्या बचा यहाँ पे 2x बचा, क्योंकि 2x तो कॉमन नहीं आया, ये y तो एग्जैक्टली बाहर मौजूद है सेम पार के साथ, तो इसके साथ यहाँ पे y नहीं आएगा। प्लस 3 भी कॉमन नहीं आया तो 3 को लिखें, y² में से एक y बाहर मौजूद है तो एक y लिखना पड़ेगा, एक y अंदर बचेगा, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। आप इस y को इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करें अलग अलग, तो जो आंसर आएगा वही ये बनता है 2x + 3y। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन सेम आ गई, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी 2x + 3y को आप लिख लोगे एक दफ़ा, और इसके अलावा जो टर्म्स बच रही हैं उनको मिलाकर ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, यानी एक x बच रहा है और यहाँ से +y बच रहा है, तो उसको आप लिख लेंगे x और +y। तो देखें ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, हमने अपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ गया 2x + 3y और x + y। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर C नज़र आ रहा है, जल्दी से वही चीज़ें पहले चेक करेंगे जो अभी पिछले पार्ट्स में हमने चेक किए हैं। तो आप देखें 6, 5 और 4 ये नंबर्स, ये इसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक ऐसा सिंगल नंबर नहीं है जो 6, 5 और 4 को डिवाइड करता हो, यानी नंबर्स के केस में कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट वाले टर्म में x और y दोनों हैं, सेकंड वाले टर्म में भी x और y दोनों में है, लेकिन लास्ट वाले टर्म में x y नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब इन सब में x y कॉमन नहीं आ सकता। ये बात भी क्लियर हो गई। बाकी आप देख सकते हैं इनकी फॉर्म ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म्स आपको स्टार्ट में नज़र आ रही है, सिंपल टर्म्स एंड पे हैं, और एट द एंड कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है, और इसके साथ वेरिएबल भी यहाँ पे x y भी अपीयर हो सकते हैं जिस तरह लास्ट वाले में हुए थे, तो वो भी इसकी फॉर्म में ही कंसिडर किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें आपको और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ये जो x² और y² लिखा हुआ है, इसका जो कॉफिशिएंट है, जो फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट है यानी 6, इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले नंबर से। तो यहाँ पे है -4, तो आपने 6 को पहले -4 से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव में ही आता है। 6 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। अब क्या करना है, वही 2 चीज़ें जो हम अभी पिछले पार्ट्स में भी किए हैं, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी -24 आए, और दूसरी चीज़ उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म का मतलब जो बिल्कुल सेंटर में लिखी हुई यहाँ पे, यानी -5xy। वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, जस्ट कॉफिशिएंट पे ध्यान देना है, वो है -5, तो -5 मिले। तो ये हमारा जो है अब टास्क है। अब देखिए 24 3 के टेबल में भी आता है, 8 टाइम्स 24 होता है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 3 टाइम्स भी 24 होता है, दोनों वे से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 8 3 टाइम्स कितना होता है 24।
अब प्रॉब्लम वही है साइन की कि 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 24 आता है, नेगेटिव 24 नहीं आता। तो मैंने उसका आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने मिड टर्म देखनी है, मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन आ रहा है। तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, तो 8 और 3 में से जो नंबर बड़ा है उसके पीछे यही साइन लगा दें। तो 8 बड़ा है, इसके पीछे माइनस लगा दें और अब सॉल्व करके देखें। तो देखिए अब एक नेगेटिव नंबर 8 है और एक पॉजिटिव नंबर 3 है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, यानी प्लस माइनस माइनस ही मिलेगा और 8 3 टाइम्स 24 ही मिलेगा, यानी नेगेटिव 24 मिल जाएगा। यानी आपका पहला स्टेप बिल्कुल ठीक हो गया। आपको दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 24 आ रहा है। अगर इससे भी साइन से भी प्रॉब्लम ना हल होती तो दूसरे का साइन चेंज कर देते, जो पार्ट नंबर ए में मैंने आपको समझाया। अब आगे देखते हैं क्या इन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके -5 मिलता है या नहीं। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ -8 और प्लस और 3। अब इसको आप सॉल्व कर लें, बहुत ईजी है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5 और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 8 है उसके पीछे माइनस है तो -5। तो देखिए यही मिलता है। इसका मतलब सारी चीज़ें ठीक है, आपको दो नंबर्स मिल गए, अब आपने इनको यूटिलाइज कर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहली टर्म को वैसे उतारेंगे, यानी 6x² y² वैसे ही। पहला नंबर जो कि है -8 हमने ढूंढा है, उसके साथ वही वेरिएबल लिखेंगे जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ लिखे होते हैं, यानी xy है तो आप भी xy लिखें। आगे अगला नंबर जो कि +3 है, उसके साथ भी वही वेरिएबल जो मिड टर्म के साथ है, यानी xy, और आखिरी में आ जाएगा -4। अब आपने वही पेयर वाइज कॉमन देखना है। पहले आप देखेंगे 6 और 6x² y² -8xy, इन टर्म्स में देखें क्या कॉमन है। तो देखिए 6 और 8 दोनों के दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। सबसे बड़ा नंबर देखना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो 2 है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 2 कॉमन आएगा। पहली बात, इधर x² y² है, इधर सिंपल x की पावर 1 y की पावर 1 है। तो जब दोनों वेरिएबल्स आपके पास हों, यानी पहले टर्म के साथ भी वही वेरिएबल मौजूद हो, सेकंड टर्म के साथ भी वही वेरिएबल मौजूद हो, जस्ट पावर का फर्क आ रहा हो, तो जो छोटी पावर होती है उसको एज अ कॉमन लिखते हैं। इधर x² है, इधर x की पावर 1 है तो x की पावर 1 को कॉमन लिखेंगे। इधर y² है, इधर y की पावर 1 है तो y की पावर 1 को कॉमन लिखेंगे। ये जस्ट समझाने का तरीका होता है ताकि आप लोग आसानी से कर लें। बाकी इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स मौजूद होती हैं जो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब जो कोई नंबर कॉमन निकाला होता है उसका टेबल पढ़ते हैं। जैसे 2 आपने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। x² y² का मतलब है 2x हैं 2y हैं, तो एक x बाहर मौजूद है, एक y भी बाहर मौजूद है, तो इन दोनों में से एक xy अंदर बचेंगे। जिस तरह मैं पिछले पार्ट्स में समझा चुका हूँ, एक x बचेगा और एक y बचेगा। एक x और एक y बचने का मतलब है इनकी पावर 1 1 होगी, क्योंकि एक पावर बाहर पहले से ही आ चुकी है, x की भी और y की भी, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट एक बचेगी। आगे चलते हैं। -2 4 टाइम्स 8 होता है, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ना होता है तो यहाँ पे 4 आएगा, और ये वाला x की पावर 1 और y की पावर 1 एग्जैक्टली बाहर मौजूद है। जो बिल्कुल सेम पावर के साथ बाहर मौजूद हो उनको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट 4 ही लिखा होगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे चलते हैं। प्लस का साइन, अब देखिए इन दो में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, xy पहली टर्म के साथ 3 के साथ है, 4 के साथ नहीं, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन ना हो आपने हमेशा 1 कॉमन लिखना है, तो वहाँ पर बाहर आएगा 1 ब्रैकेट्स और बाकी चीज़ें सारी वैसी आ जाएंगी। 3xy -4, और यहाँ प्लस का साइन है इसलिए इधर साइन चेंज नहीं हुआ, अगर माइनस होता तो साइन चेंज होता। अब देखिए बीच वाली दोनों एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल सेम आ गई हैं। इसका मतलब अब जो चीज़ सेम आई है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, जिस तरह पिछले पार्ट में समझाया, यानी 3xy -4 को एक दफ़ा, और जो चीज़ बच गई है, जो ये वाली बची है बाहर टर्म 2x + y और यहाँ पे +1 लिखी है, इसको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी 2xy और साथ क्या आ जाएगा आपके पास +1। ये इसका आंसर हो गया। हमने अपनी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर ली, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। आप इसमें ये प्लस वाली टर्म्स पहले भी और नेगेटिव वाली टर्म बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारे पास सी पार्ट का आंसर। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो आप सबसे पहले देखें इस पार्ट में जो टर्म्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपको स्क्वायर वाली टर्म्स एंड पे नज़र आ रही हैं, और स्टार्ट में जो दो टर्म्स नज़र आ रही हैं 3z और 8xyz, उनके ऊपर कोई पार्ट्स नहीं है, यानी उनके ऊपर स्क्वायर नहीं है बेसिकली, बाकी 1 पार्ट तो है मौजूद। तो हम बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या यूजुअली फैक्टराइजेशन देखते हैं, उसमें कभी कभार कोशिश करते हैं कि स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखें, बाद में बाकी टर्म्स लिखें। तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाता है, और अगर आप इनको इसी अरेंजमेंट में लिखें तब भी ये सॉल्वेबल है, सॉल्व हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कभी कभार ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केसेस के अंदर कि आपके पास स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में हो, सिंपल टर्म्स बीच में, और एट द एंड कॉन्स्टेंट्स हो, या जो भी टर्म बच रही है वो हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको दोनों वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं अरेंजमेंट चेंज भी करूँ तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, और वो भी एक बेहतर वे हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आप देखें इनमें कुछ कॉमन है। 3, 8 और 4 तो तीनों ऐसे नंबर हैं किसी एक सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते।
एक्स वाई जी आखिरी वाली टर्म में है, बीच वाली टर्म में भी है, लेकिन आखिरी वाली टर्म में ना एक्स है ना वाई है, जिस जी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है सब में एक्स वाई जी कम्प्लीटली मौजूद तो नहीं है, यानी एक्स वाई तो कम्प्लीटली मौजूद नहीं है, लेकिन जी ज़रूर मौजूद है। आप देखें इधर भी जी है, इधर भी जी है और इधर भी जी है, यानी इन सब में z कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन हो वो आप स्टार्ट में निकाल लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप इसको एट द एंड भी निकाल सकते हैं, वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप z को एज अ कॉमन निकाल लें। जब आप z को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा 3 माइनस जी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाहर लिखा जा चुका है, -8x y, इसके साथ भी z नहीं लिखेंगे क्योंकि जो z आ रहा है सेम एज इट इज़ वो बाहर पहले मौजूद है तो नहीं लिखेंगे, प्लस 4x² लिखेंगे, y² लिखेंगे, और ये वाला z बाहर कॉमन जा चुका है तो नहीं लिखेंगे, और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब बाकी काम आपने वैसे ही करना है जो हम फॉलो कर रहे थे, स्प्लिटिंग मेथड या मिड टर्म ब्रेक, वो आपने वैसे ही फॉलो करनी है। आप अगेन इसकी अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। और मैं कोशिश तो वैसे अरेंजमेंट चेंज करके ही करता हूँ, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आप दोनों वे से कर सकते हैं। तो करना क्या होता था, आपको पता है स्टेप में जो फर्स्ट नंबर लिखा होता था, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट और लास्ट टर्म का कॉफिशिएंट, उनको मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही 3 लिखी हुई है, और यहाँ पे लास्ट इन वेरिएबल को अगर आप इग्नोर करें, इनके कॉफिशिएंट के तौर पे देखें तो 4 लिखा हुआ है, तो आप भी इन दोनों ही को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, यानी 3 और पॉजिटिव 4 को, तो आंसर आता है 12। यानी आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर यानी 12 मिले, और दूसरा उन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म का मतलब -8xy, वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो -8 मिले। अब देखें इस तरह के कौन सा नंबर हो सकता है, देखिए 12 2 के टेबल पर आता है, 2 6 टाइम्स। तो मैं पहले इसी से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 6। तो देखें 2 6 टाइम्स 12 तो बन रहा है, लेकिन इशू ये है कि अगर आप इन्हीं दो नंबर्स को यहाँ पे लिखें नीचे, क्योंकि ऐड करके -8 भी तो बनाना है, तो 2 + 6 -8 नहीं होता, बल्कि वो तो +8 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम किसकी है, साइन की। तो आपको पहले स्टेप में साइन को मैनेज करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, आप देखें मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो मिड टर्म है -8, उधर तो नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वो साइन लगा दें। तो 6 बड़ा है, इसके पीछे मैं क्या लगा देता हूँ, नेगेटिव। तो क्या अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अभी भी नहीं सॉल्व हुआ, बल्कि अब तो पहला वाला स्टेप भी खराब हो गया, क्योंकि 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो -12 आएगा, ना कि +12। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो तो दूसरे नंबर का भी साइन चेंज करके देख लेना है जिसका नहीं किया था, और देखना है कि क्या अब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं या नहीं। तो अब ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दें, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर दें, ये पॉजिटिव है मैं इसको नेगेटिव बना देता हूँ। तो अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और 2 6 टाइम्स 12 होता है, यानी +12 भी आएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप -2 को और -6 को नीचे भी लिख दें तो ये ऐड होकर -8 ही बनाते हैं। कैसे, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, -2 + -6 वैसे ही, और माइनस क्या होता है प्लस, यानी 6 में 2 ऐड कर दें जो कि होता है 8, और साइन बड़ी वैल्यू का 6 के साथ पीछे माइनस का साइन है तो -8। तो देखिए -8 आता है, यानी आपको दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है, जिनको ऐड करके -8 भी आ रहा है। तो अब चीज़ें आसान हो गई। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे z ब्रैकेट्स, पहली टर्म वैसे ही 3, पहला वाला नंबर जो आपने ढूंढा है यानी -2, उसके साथ वही वेरिएबल जो यहाँ पे लिखे हुए यानी xy। अगला नंबर आपने ढूंढा है -6, तो -6 उसके साथ वही वेरिएबल लिखेंगे जो मिड टर्म के साथ होते हैं, यानी xy लिखे हुए, तो आप भी xy लिखें, और लास्ट टर्म को आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, यानी 4x² और y², और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है इन दो टर्म्स में भी, और इन दो टर्म्स में भी जो चीज़ कॉमन आ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे z, ठीक है, ब्रैकेट्स। 3 और 2xy में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 2 एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते किसी भी, xy 2 के साथ लिखा हुआ है, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, तो आप वहाँ पे 1 लिखेंगे, और जो ये चीज़ लिखी होगी इसको ब्रैकेट में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 3 - 2xy। तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें 1 कॉमन होता है, बाहर 1 लिखते हैं। आगे माइनस वैसे ही 6 और 4 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ा नंबर 2 इनको डिवाइड करने वाला, तो 2 कॉमन आएगा। 6 के साथ xy लिखा हुआ है, 4 के साथ x² y² लिखा हुआ है, यानी टेक्निकली दोनों में xy आ रहे हैं, जस्ट पार्ट्स का फर्क है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब ऐसा केस आए तो जो छोटी पार है उसको कॉमन लेते हैं, उस वेरिएबल को बाहर कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे x के ऊपर पार्ट 2 है, y के ऊपर पार्ट 2 है, यहाँ पे x के ऊपर पार्ट 1 है, y के ऊपर पार्ट 1 है, तो ये वाले x और y कॉमन लिखेंगे, तो x और y कॉमन, ब्रैकेट्स डालेंगे,
2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 2 3 टाइम्स 6 होता है तो 3 आएगा। और आप देखिए सेम एक्स और वाई सेम पार के साथ बाहर मौजूद है, तो जब सेम वेरिएबल सेम पार के साथ बाहर मौजूद हो तो अंदर उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो एक्स वाई नहीं लिखेंगे। बाहर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा। 2 का टेबल फिर से पढ़ना पड़ेगा, 2 2 टाइम्स 4 होता है तो यहाँ पे लिखूंगा 2। अब देखिए यहाँ पे x के ऊपर पार्ट 2 है, y के ऊपर पार्ट 2 है, तो जो इस बाहर कॉमन है उनके ऊपर पार 1 है, तो एक x और एक y बाहर मौजूद है, तो दो में से अगर एक एक बाहर मौजूद है तो अंदर कितने बचेंगे, एक एक, यानी x की पावर 1 और y की पावर भी 1, एक एक एक्स वाई मौजूद होंगे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज। तो देखें ब्रैकेट्स वाली एक्सप्रेशन अंदर सेम आ गई है, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन ठीक करी है। अब लिखना है जस्ट, तो z एक दफ़ा लिखेंगे। अब जो एक्सप्रेशन सेम हो, दोनों में मौजूद हो, वो भी कॉमन होती है, उसको भी एक दफ़ा ही लिखते हैं आसानी के लिए। तो आपने एक तरह का 3 - 2xy को एक दफ़ा ही लिख लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 2xy को एक दफ़ा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, क्योंकि ये चीज़ सेम थी। और इसके अलावा जो टर्म्स बच जाती हैं उनको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख देते हैं, यानी 1 बचा तो ब्रैकेट 1, और -2xy बचा और इसको भी हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब सारी राउंड ब्रैकेट से आएंगी क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है हमें, तो तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं जस्ट, तो सिंपल राउंड ब्रैकेट्स का काम करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर आ गया z × 3 - 2xy, और आगे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 - 2xy। तो हमने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है, इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट अगर आप कर लें तो फैक्टराइजेशन कहलाती है, तो यहाँ पे ये हो चुकी है। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।